बायोटेक की बच्चों हम स्टेप समझ रहे थे। बायोटेक के स्टेप में अगली स्टेप जब हम होस्ट सेल के अंदर जीन पहुंचा देते हैं तो जो रिकॉम्बिनेंट सेल होता है उसका चयन किया जाए। उसके चयन करने से पहले मैं एक विशेष पॉइंट, स्पेशल पॉइंट आपको समझा देता हूं। यह स्पेशल पॉइंट होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, निवेशी निष्क्रियता क्या होता है। आपको समझाने के लिए यह मैंने एक प्लाज्मिड ड्रॉ किया है। इसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर है। मतलब यहां से कुछ ऐसा प्रोटीन बनता है जो एम्फिसिलिन के काम को रोक देता है, यहां से प्रोटीन बनता है वो टेट्रासाइक्लिन के काम को रोक देता है। अब यहां पर क्या किया गया, एक वांछित जीन को ट्रांसफर किया गया। अच्छा, वांछित जीन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया, वही लाइगेज की मदद से। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो ये वांछनीय जीन मान लो इस टेट्रासाइक्लिन के बीच में आके जुड़ गई। दिख रहा है डायग्राम में, ये वाली जीन आप लोग देखिएगा, ये वाली जीन एग्जैक्टली यहां पे आके बैठ गई, यहां पे आके बैठ गई। पहले टेट्रासाइक्लिन की जीन यहां से लेकर यहां तक इतनी बड़ी थी, लेकिन इस टेट्रासाइक्लिन के बीच में ये कुछ दूसरा पार्ट आके जुड़ गया। तो टेट्रासाइक्लिन का कुछ पार्ट इधर हो गया, कुछ पार्ट इधर हो गया, यानी टेट्रासाइक्लिन की जीन और अच्छे से कहूं तो टूट गई। नई जीन के प्रवेश करने की वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर खत्म हो गई, क्योंकि जीन टूट गई, बीच में तो कुछ आ गया। अब बताओ, यहां पर जब नई जीन आ गई तो यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर तो यहां खत्म हो जाएगी। मतलब यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर अब यह लॉस हो गई। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर क्यों लॉस हो गई? क्योंकि नई जीन का यहां निवेश हो गया। तो नई जीन के निवेश होने से टेट्रासाइक्लिन निष्क्रिय हो गई, तो नाम बन गया निवेशी निष्क्रियता। एक बार फिर बताता हूं, नई जीन के निवेश होने से टेट्रासाइक्लिन की जीन निष्क्रिय हो गई, तो नाम बन गया निवेशी निष्क्रियता, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? पुनर्योजी प्लाज्मिड, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में बाह्य डीएनए निवेशन के कारण, वांछनीय जीन के निवेशन के कारण, बाहरी डीएनए निवेशन के कारण टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। अभी बच्चों मैं आपसे थोड़ी देर बाद ये पूछूंगा, अगर नई जीन प्रवेश हो गई तो क्या होगा? तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। अच्छा, एम्फिसिलिन निष्क्रिय नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहां प्रवेश नहीं हुआ, प्रवेश तो टेट्रासाइक्लिन के बीच में हुआ। तो जहां प्रवेश होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। यह बात समझ में? पहले इसको नोट भी कर लेना आप लोग। हां, यह ध्यान रखना, निवेशी निष्क्रियता किसको कहते हैं समझ में है? इंग्लिश में इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है। अब बच्चों, जब हम होस्ट के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को पहुंचाते हैं, तो जब हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट कोशिका में पहुंचाएंगे तो वहां पे अलग अलग केस बनते हैं। वहां पर मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, 3 केस बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इनमें से रिकॉम्बिनेंट कोशिका का चयन करते हैं। अगला अपना पार्ट यही आता है, रूपांतरित पुनर्योजित कोशिका का चयन, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल का हमें चयन करना है। अच्छा, TR का मतलब ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का चयन करना है। अब इसका चयन कैसे किया जाए? इसका चयन करने के लिए 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन से हम इसका चयन करते हैं। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की मदद से हम इसका चयन करते हैं। कैसे करते हैं इस बात को मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान समझिएगा। यह पार्ट अपने एनसीईआरटी में जहां पर वो वेक्टर की प्रॉपर्टीज लिखी थी, हमने 3 पढ़ी थी, उसके बाद ही लिखा है। तो वहां से इसको एनसीईआरटी में वहां से पढ़िएगा। पहले यहां पर डायग्राम अच्छे समझो। ये बच्चों अपने पास कोई डीएनए है, इसको हमने आरी से काटा। मान लीजिए BMH1 आरी से काटा, आरी से काटा तो टुकड़े बन गए। अब इन टुकड़ों में से मान लीजिए रेड वाली अपनी वांछनीय जीन है, तो इस वांछनीय जीन का चयन किया, यह वांछनीय जीन चयनित हो गई, वांछनीय जीन को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर? अब इसको होस्ट में पहुंचाना है, तो हमने यहां पर यह वेक्टर लिया। अच्छा, वेक्टर भी कौन सा लिया? PBR322 ले लिया। PBR322 एज ए संवाहक वेक्टर का काम करता है। PBR322 में आप लोग सभी जानते हैं एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। अब मुझे एक बात बताओ, इस वेक्टर को भी पहले काटना पड़ेगा। कौन से आरी से? हां, अगर इसको BMH1 से काटा तो इसको भी सेम आरी से काटेंगे, मतलब यहां पर समान आरी द्वारा काटा गया, BMH1 से ही काटेंगे। अब सोच समझ के बताना, जैसे मैं इसके ऊपर BMH1 डालूंगा, कहां काटेगा? जहां उसकी साइट है। अब आप लोगों को याद करो PBR का डायग्राम, तो PBR के डायग्राम में यहां पे बच्चों ऐसे एरो करके यहां पर BMH1 बनाया था। मतलब BMH1 की जो साइट होती है एग्जैक्टली इस टेट्रासाइक्लिन के बीच में होती है। यहां पे बच्चों ऐसे BMH1 की साइट है, तो जैसे BMH1 डालेंगे यहां पर कट लगेगा, मतलब यह वेक्टर में ऐसे कटिंग हो गई। अच्छा, यहां से क्यों काटा? क्योंकि यहां साइट थी उसकी। एम्फिसिलिन की जीन डिस्टर्ब नहीं हुई,
किसकी जीन डिस्टर्ब हो गई? टेट्रासाइक्लिन। अब यहां पर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। कौन सा एंजाइम? वेरी गुड, लाइगेज। लाइगेज जब इसको जोड़ेगा, यहां दो केस बनेंगे। एक केस तो यह बनता है खुद से जुड़ जाए। अच्छा, ये बच्चों यहां पे खुद से जुड़ गया। अब दिमाग लगाना, ये यहां से कटा और ये वापस जुड़ गया। जरा सोचो, यहां से ये ऐसे कटा और फिर से जुड़ गया, तो फिर तो टेट्रासाइक्लिन काम करने लगेगा। मतलब एम्फिसिलिन भी काम करेगा, टेट्रासाइक्लिन भी काम करेगा, क्योंकि यहां पर ये नई जीन आई नहीं। अच्छा, नई जीन आई नहीं तो ये एक तरह का नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अपुनर्योजी डीएनए बन गया। लेकिन बच्चों एक चांस ये भी तो था कि ये वांछनीय जीन आके यहां मान लो जुड़ जाए। अच्छा, यहां पर अगर वांछनीय जीन जुड़ जाए तो टेट्रासाइक्लिन का पार्ट कट हो जाएगा, और यहां पे आप देखोगे ये वांछनीय जीन आके यहां जुड़ गई। यहां पे बच्चों ये वांछनीय जीन आके ऐसे यहां पे बाइंड हो गई। वांछनीय जीन यहां पे जुड़ चुकी है। वांछनीय जीन अगर जुड़ गई तो बताओ, अब ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर है ये खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर, जीन ही टूट गई। अरे ये जीन टूट गई और बीच में तो कुछ नया जुड़ गया, और नया जुड़ गया तो अब जीन काम नहीं करेगी। अच्छा, एम्फिसिलिन तो काम करेगी, एम्फिसिलिन तो काम करेगी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन की पावर खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि नई जीन का प्रवेश हो गया। अब ये जो डीएनए बना, ऐसे डीएनए को हम यहां पे नाम दे देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजी डीएनए। टेट्रासाइक्लिन यहां पर इनएक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि नई जीन का निवेश हो गया। नाम बोलो, निवेशी निष्क्रियता। तो टेट्रासाइक्लिन का निवेश निष्क्रियता हो गया। निवेशी निष्क्रियता का मतलब नई जीन के प्रवेश होने से वो निष्क्रिय हो गई। हमने क्या सीखा? नॉन रिकॉम्बिनेंट पे दोनों काम करते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट के अंदर एम्फिसिलिन तो काम करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर यहां काम नहीं करेगी, क्योंकि नई जीन का निवेश हो गया। अब बच्चों ये जो दोनों प्लाज्मिड बने हैं, दोनों वेक्टर बने हैं, इनको उठा के हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। पहले बच्चों यहां पर इतना जो समझाया इसको बना लो। ये बना लिया इतना। अब बच्चों यहां पर ये जो दोनों थे, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको शॉर्ट में एनआर लिख दिया, इसको आर लिख दिया। रिकॉम्बिनेंट में नई जीन आ गई, टेट्रासाइक्लिन ने काम करना बंद कर दिया। इनको उठा के होस्ट कोशिका में स्थानांतरण किया। अब याद रखना, जब हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं तो यहां 3 केस बनते हैं। मैं कई बार ये बता चुका हूं, एक बार फिर समझिए। पहला केस, दोनों में से कोई नहीं जाए, कुछ भी यहां ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं एनटी, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, ये वाला उठ के यहां चला जाए, तो बताइए यहां पर ये आ गया तो ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन किसका हुआ? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। शॉर्ट में इसको टीएनआर लिख दिया, पूरा नाम लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, ये वाला उठ के मान लीजिए यहां आ जाए तो, अच्छा ये वाला पहुंचा तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन रिकॉम्बिनेंट का हुआ। आर मतलब रिकॉम्बिनेंट, टी का मतलब होता है ट्रांसफर होना, एंटी का मतलब कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताना, यहां पर जब इसको होस्ट सेल में हम पहुंचाते हैं तो यह याद रखना, होस्ट में पहले से प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से प्लाज्मिड होगा तो सिलेक्शन में दिक्कत होगी। अब बताओ, ये तो इसका बस मेन डीएनए, यहां तो प्लाज्मिड ही नहीं है, और जब प्लाज्मिड नहीं है तो इसके पास एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में से किसकी पावर है? यस, इसके पास ना एम्फिसिलिन की पावर है ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर है, क्योंकि इन दोनों में से कोई नहीं पहुंचा। तो यहां पर आपको कहीं पर भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर नहीं दिख रही। लेकिन बताओ, ये वाला अगर यहां पहुंचा तो एम्फिसिलिन की पावर ये है और टेट्रासाइक्लिन की पावर ये है, मतलब इसके पास यहां पर एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन दोनों की पावर है, इसकी भी है, इसकी भी है। अरे ये प्लाज्मिड यहां है तो दोनों की पावर आ गई इसमें। अच्छा, ये प्लाज्मिड यहां पहुंचा एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन में से, आप बताना किसकी पावर है? एम्फिसिलिन की है। अरे यही तो उठ के आया, एम्फिसिलिन की पावर है, टेट्रासाइक्लिन की पावर यहां पर खत्म हो गई। बताओ क्यों खत्म हो गई? हां, टेट्रासाइक्लिन की पावर इसलिए खत्म हो गई क्योंकि यहां पर नई जीन का प्रवेश हो गया। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर यहां पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जो बात यहां पर आपको समझे, क्लियर हुई? हमने क्या सीखा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में दोनों पावर नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट में दोनों पावर है, और ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट में एम्फिसिलिन की तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन की नहीं है। टेट्रासाइक्लिन की क्यों नहीं है? नई जीन का यहां निवेश हो गया था, इसलिए नहीं है। अब बच्चों, ये जो तीनों है, आप बताओ,
हमारे लिए काम की सेल कौन सी है तीनों में से? वेरी गुड, हमारे लिए काम की सेल ये वाली है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। ये काम का है क्योंकि यहां पर अपनी डिजायर्ड जीन बैठी है, तो हमें इसका चयन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वही हम सीखने वाले हैं। तो यहां पे बच्चों, अच्छा ये जो डायग्राम बना लिया आपने? बना लिया इतना, ये बना लो। इन्हीं डायग्राम को मैंने फिर से यहां पे ऐसे बना दिया, ये बना लिया। अब इन तीनों में से हमें इसका चयन करना है, यानी टीआर का चयन, इसका चयन करेंगे। इसका बात आती है इसका चयन कैसे किया जाए। अब इसका चयन बहुत ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसी मास्टर प्लेट बनाते हैं, मास्टर प्लेट बना देते हैं। इस मास्टर प्लेट की खास बात यह होती है, इसमें एंटीबायोटिक एब्सेंट है, कोई एंटीबायोटिक नहीं डाल रखी है। अच्छा, एंटीबायोटिक करती क्या है? बैक्टीरिया को मारती है। अब यहां एंटीबायोटिक एब्सेंट है, इसमें एंटीबायोटिक एब्सेंट है, तो एंटीबायोटिक एब्सेंट है तो तीनों की तीनों सेल यहां वृद्धि कर जाएगी, यहां तीनों ही वृद्धि कर जाएगी। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक ही नहीं है। सेल को मारता कौन है? एंटीबायोटिक। और जब यहां एंटीबायोटिक एब्सेंट है तो ये तीनों ही वृद्धि कर जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन सेल्स को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, एकदम इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे और यहां पर ऐसे डाल देंगे। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के बाद यहां पे बच्चों इसको इस तरह से अच्छे से इसको यहां पर प्रेस कर देंगे, मतलब ये सेल यहां पर ऐसे पूरी तरह से यहां पर स्प्रेड कर देंगे। इनमें से कुछ सेल यहां, कुछ सेल यहां, कुछ सेल यहां, ऐसे इन सेल्स को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसे यहां पर दूर दूर कर देंगे। अब इन सेल्स को उठा के जब यहां वृद्धि करा रहे होंगे तो यहां पर जैसे ये सेल ने वृद्धि की, इसने वृद्धि की, इसने वृद्धि की, तो यहां पर ऐसी इनकी कॉलोनी बन जाती है। अच्छा, ये सेल यहां पर ऐसे लगातार वृद्धि करती रहेगी, यहां पे बच्चों ऐसे ये यहां पर ऐसे लगातार वृद्धि करती रहेगी, तो अपनी यहां पर और कॉलोनी, ये भी यहां पर अपनी कॉलोनी, यहां पर अपनी कॉलोनी ऐसे बनाती रहेगी। और ध्यान रखना, इन कॉलोनी में जो सेल होती है वो समान प्रकार की होती है, यहां अपनी वो कॉलोनी बनाती रहती है। अब यहां पर बताओ, इन तीनों में से यहां कोई नहीं मरा, क्यों? हां, इसलिए नहीं मरा क्योंकि एंटीबायोटिक एब्सेंट थी। अब बच्चों क्या करते हैं, इनका रेप्लिका प्लेट बनाते हैं। रेप्लिका प्लेट में हम क्या करेंगे, ऐसी एक प्लेट और एक प्लेट ये बनाई, इस प्लेट के अंदर एक एंटीबायोटिक डाल दी और यहां पर जो एंटीबायोटिक मिला दी है वो है एम्फिसिलिन। बताओ कौन सी एंटीबायोटिक भर दी? यहां एम्फिसिलिन को भर रखा है और इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन को भर रखा है। इसमें कौन सी एंटीबायोटिक थी? कुछ नहीं, लेकिन इसमें एक में एम्फिसिलिन भर रखा है, एक में टेट्रासाइक्लिन। अब इसी टाइम हम यहां पर क्या करते हैं कि यहां पे बच्चों एक कॉटन का क्लॉथ लेते हैं, उस कॉटन के क्लॉथ को यहां पर हल्के हाथ से प्रेस करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर कॉटन के क्लॉथ से हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, इससे इसकी कुछ सेल यहां आएगी, इसकी कुछ सेल यहां, इसकी कुछ सेल यहां आ जाएगी, मतलब इसके ऊपर आएगी। हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, कुछ सेल आएगी, एज सच हाथ नहीं हिलना चाहिए, एज सच उठा के यहां ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, जैसे यहां ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर इनमें से बच्चों इसकी यहां पर इसकी कुछ सेल यहां आ जाएगी, इसकी कुछ सेल यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। सेम एज एक कॉपी यहां पे भी बना लेंगे, मतलब एज सच उठा के यहां रखना है और यहां पर इनको वृद्धि कराएंगे। जैसे यहां पर ये सेल रख दी और यहां पर भी इसकी एज सच कॉपी उठा के रख दी। अब एक बात मुझे यहां बताना, ढंग से बताना सभी, ये वाली यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये वाली और ये वाली सेम है। अरे इसी की तो हमने कॉपी बनाई है, ये वाली और ये वाली सेम है, ये और ये सेम है। हमने एक तरह से इसका कॉपी बना लिया, इसी को हम रेप्लिका प्लेट कहते हैं। क्लियर? अब यहां दिमाग लगाना, सीखने वाली बात तो अब है। यहां पर एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक डाल रखी है, जब यहां वृद्धि होना शुरू हुई तो थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि यह सेल यहां मर जाती है, यह सेल यहां मर जाती है। आप मुझे बताओ, इस एंटीबायोटिक ने, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक ने इसको मार दिया होगा, इसको तो मार दिया, लेकिन यह क्यों बच गई? हां, यह इसलिए बच गई क्योंकि एम्फिसिलिन की प्रतिरोधक क्षमता इन दोनों के पास है, रेजिस्टेंट पावर इनके पास है। अब चेक करो, यह क्यों मर गई थी? क्योंकि एम्फिसिलिन की रेजिस्टेंट पावर नहीं थी। चेक करके बताओ, एम्फिसिलिन, तो एम्फिसिलिन को चेक करना है, टेट्रासाइक्लिन भूल जाओ। एम्फिसिलिन की रेजिस्टेंट पावर इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास है। किसके पास नहीं है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसके पास एम्फिसिलिन की पावर नहीं थी, यह मर गया, मतलब मैं श्योर कह सकता हूं कि जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर नहीं थी। अरे पावर नहीं थी तो यहां मर गया, एम्फिसिलिन उसको मार दिया।
लेकिन ये क्यों सर्वाइव कर गई? क्योंकि इस पे एम्फिसिलिन से बचने की प्रतिरोधकता है, इन पे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अब बताओ, जो यहां वृद्धि कर गए ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है और ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। टी मतलब ट्रांसफॉर्मेंट। तो मैं कह सकता हूं जो यहां सर्वाइव कर गए वो ट्रांसफॉर्मेंट है। सीधी सी बात है, जो मर गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो जिंदा रहा वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है। यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेंट वाले थे दोनों में एम्फिसिलिन की रेजिस्टेंट पावर है, तो ये दोनों वृद्धि कर गए। यानी एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक से हमें इस बात का पता चला कि इनमें से ट्रांसफॉर्मेंट कोशिका कौन सी है। तो ट्रांसफॉर्मेंट रूपांतरित कोशिका के चयन के लिए यह प्लेट काम में लिए। कौन सी वाली? एम्फिसिलिन की। अब बात दिमाग लगाना, हमें बच्चों ट्रांसफॉर्मेंट से मतलब नहीं है, हमें तो ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट भी चाहिए। यहां से केवल ट्रांसफॉर्मेंट का पता चला, रिकॉम्बिनेंट का तो चयन ही नहीं हुआ। अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट का चयन कहां से करें। तो रिकॉम्बिनेंट का चयन करने के लिए अब दूसरी प्लेट यानी टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट पर चेक करेंगे। एक बात मुझे बताना, ये वाली सेल तो कौन सी थी? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये था ट्रांसफॉर्मेंट, ये था ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, ये हमें कहां से पता चल गया था कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है ये नहीं है? ये कहां से पता चला था? हमें इस प्लेट से पता चल गया था, इस प्लेट से पता चल गया कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात करें, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर भी नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर भी नहीं है, तो ये यहां मरा है लेकिन ये यहां पे भी मर जाएगी, दोनों में मरेगी, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में दोनों की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। अरे दोनों की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो दोनों में मर जाएगी। अब थोड़े टाइम बाद हम ये भी देखते हैं कि इन दोनों में से ये वाली भी मर जाती है। अब ये वाली भी मर गई तो इसका मतलब ये कौन सी है? दिमाग लगा के बताना, ये वाली कौन सी होगी जो यहां पे अब मर गई? ट्रांसफॉर्मेंट तो है, यहां से पता कर लिया ट्रांसफॉर्मेंट तो है। अब ट्रांसफॉर्मेंट में भी कौन सी है बताओ, ये है या ये है? ये कैसे पता करोगे? ये मर गई मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर इसके पास भी नहीं है, रिकॉम्बिनेंट के पास भी नहीं है। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये एग्जैक्टली टीआर ही है। मतलब रिकॉम्बिनेंट सेल इस टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट पे मर जाती है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर खत्म हो गई, क्योंकि नई जीन का इसमें प्रवेश हो गया था। लेकिन आप देखोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट पर दोनों की पावर है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट यहां पे वृद्धि कर जाएगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होता है दोनों पे वृद्धि कर जाता है, क्योंकि एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों की पावर है। अरे बात समझ में? तो एक बात बताओ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों पे मर गया, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट एम्फिसिलिन में तो जिंदा रहेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में मर गया, एम्फिसिलिन में तो जिंदा है, टेट्रासाइक्लिन में मर गया। तो जो टेट्रासाइक्लिन पे यहां पे मर रहा था वो एग्जैक्टली रिकॉम्बिनेंट हो गया। यानी हमें यह पता चल गया ये वाला तो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये वाला ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। यानी इस प्लेट से हमें रिकॉम्बिनेंट का पता चला। तो हम यह भी लिख सकते हैं पुनर्योजी रिकॉम्बिनेंट कोशिका के चयन के लिए। तो रिकॉम्बिनेंट सेल के चयन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यानी हमें यहां पर ऐसी 3 प्लेट बनानी पड़ती है, 3 नहीं लेकिन फिर भी ये 2 तो हमें बनानी ही बनानी होती है। सिखाने के लिए 3 से बनाया, 2 तो मिनिमम यहां चाहिए ही चाहिए। जो बात मैंने अभी आपको यहां पर समझाई क्लियर हुई अच्छे से? अब सोच समझ के आंसर देना। एम्फिसिलिन से किसका पता चला? ट्रांसफॉर्मेंट का। लेकिन रिकॉम्बिनेंट का पता करने के लिए हमने टेट्रासाइक्लिन की प्लेट पे लिया। अब बच्चों के दिमाग में खतरनाक क्वेश्चन आता है कि सर जो रिकॉम्बिनेंट था, जो हमारे लिए काम की सेल थी, वही हमने मार दी। अरे जो काम की सेल थी वही मार दी, अब क्या करें? अरे ठीक है यहां मर गई कोई बात नहीं, लेकिन यहां और यहां तो उपलब्ध है। अब हम यहां पर देखें तो ये रिकॉम्बिनेंट यही तो सेल है, तो इसको उठा के नई प्लेट पे जब वृद्धि कराएंगे तो अब सारी की सारी सेल यहां पर रिकॉम्बिनेंट ही रिकॉम्बिनेंट होगी। ठीक है, यहां मर गए, हम यहां से लेके फिर हम इसको आगे वृद्धि करा लेंगे। अरे बात समझ में? तो इस तरह से हम यहां पे चयन करते। थोड़ा मुश्किल पार्ट है लेकिन ये ढंग से आना चाहिए। एक बात मुझे बताओ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों पे क्यों मर गया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पे दोनों की रेजिस्टेंट पावर नहीं है। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट इसमें तो वृद्धि कर गया लेकिन इसमें मर गया, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंट पावर है, इसकी नहीं है। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है दोनों पे वृद्धि कर गया, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंट पावर थी। अरे बात समझ में? ये जो मैंने आपको सिलेक्शन का तरीका बताया ये नोट भी कर लीजिएगा आप। ये डायग्राम तो हम पहले बना चुके हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर एक खास बात ये आती है,
इस सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन एक बात मैंने कही थी कि जब यहां से यहां ट्रांसफर करो, हाथ हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अपना हाथ हिल गया तब तो गलत कॉलोनी सिलेक्ट हो जाती है। यानी इसमें काफी मेहनत भी लगती है और गलती के चांस भी है। इसलिए सिलेक्शन का एक तरीका और आता है, वो अब मैं आपको समझाऊंगा। पहले मुझे बताओ, हमने यहां पर चयन किया था किसके द्वारा? 2 एंटीबायोटिक के द्वारा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? एक तो प्लेट ज्यादा बनानी पड़ती है, गलती के चांस ज्यादा है। जो बात मैंने आपको बोली वही लिख भी लेते हैं। प्रतिजोई प्रतिरोधक जीन के निष्क्रिय द्वारा पुनर्योजन का चयन एक मुश्किल प्रक्रिया है। मतलब एंटीबायोटिक का यूज करते मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न प्लेट की आवश्यकता होती है। इसलिए एकांतरित वर्णनात्मक चिन्हन को विकसित किया गया, मतलब अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर को चयन किया गया। अब वो कौन सा होता है उसके बारे में आपको सिखाएंगे। अभी हमने सिलेक्शन का कौन सा तरीका सीखा? 2 एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करके। अब हम अगला तरीका समझते हैं। एक प्रतिजीवी प्रतिरोधक और दूसरा लेगजेड जीन के द्वारा। मतलब इस बार एंटीबायोटिक एक ही लेंगे और एक जीन लेगजेड ले लेंगे, तो यहां पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और एक लेगजेड द्वारा चयन किया जाए। अब यह कैसे होता है, इस तरीके को समझाने के लिए पहले मैं लेगजेड की कुछ बातें आपको क्लियर करता हूं। अच्छा, तरीका बिल्कुल सेम है, बस हल्की सी बातें आप ढंग से समझ लेना। लेगजेड है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, याद है सबको। यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स-गेल एक केमिकल पे काम करता है। यह एक्स-गेल ओरिजिनली व्हाइट कलर का है, मतलब इसका कलर देखा जाए तो यह एग्जैक्टली कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का है। मतलब एक्स-गेल का ओरिजिनल कलर व्हाइट है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसके ऊपर वर्क करता है और एक्स-गेल को जब यह तोड़ता है तो इससे यहां पर ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, यह यहां टूटने के बाद कलर देता है। टूटने के बाद कलर देता है, मतलब यह एक तरह का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। यह क्या है बच्चों? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमो मतलब कलर देने वाला सबस्ट्रेट। ऐसा सबस्ट्रेट जो उत्पाद बनाएगा तो कलर दे देता है। अब यहां बात को ध्यान से सीखना। अगर लेगजेड जीन काम करे, लेगजेड जीन काम करे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। लेगजेड काम करे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो ये इस एक्स-गेल को ब्लू में चेंज कर देगा, यानी ब्लू कलर आ जाएगा। अरे ये इसको तोड़ के इसमें चेंज कर देगा। लेकिन सोचो, लेगजेड काम ना करे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो ये स्टेप रुक गई, और जैसे ये स्टेप रुकी तो यहां पे कलर व्हाइट हो जाएगा। यानी हमने क्या सीखा? अगर लेगजेड काम करे तब तो कलर ब्लू आ जाएगा, और अगर लेगजेड काम करना बंद कर दे तो व्हाइट कलर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि लेगजेड अगर काम नहीं करेगी तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, स्टेप ही बंद, और जब स्टेप बंद तो व्हाइट ही रह जाएगा। अरे बात समझ में? एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्योंकि यही बात सबसे मेन है। लेगजेड काम करे तो कलर ब्लू, लेगजेड काम न करे तो कलर व्हाइट। समझ गए सभी अच्छे से? अब इससे कैसे चयन करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पर डीएनए को लिया, आरी से काटा, टुकड़े बने, वांछनीय जीन का चयन किया, यह चयन कर लिया, ये सब जानते हो। इस बार वेक्टर हमने ले लिया PUC18 या PUC19, याद है ना, प्लाज्मिडोप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसके अंदर एक एम्फिसिलिन की जीन होती है, लेकिन दूसरी यहां पर टेट्रा वाली नहीं होती, लेगजेड होती है। मतलब यहां सिलेक्टेबल मार्कर एम्फिसिलिन के साथ लेगजेड है। अच्छा, एम्फिसिलिन के साथ लेगजेड वाला ये PUC18-19 लिया, आरी से काटा, सेम आरी से, और मान लीजिए आरी ने यहां पर लेगजेड को काट दिया, मतलब लेगजेड के बीच में से कटिंग बन गई। अब इन दोनों को उठा के लाइगेज से जोड़ा। लाइगेज से जब जोड़ता है तो पहला केस बनता है खुद से जुड़ जाए। अगर ये खुद से जुड़ गया तो ये बन जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, ये वापस जुड़ गया तो लेगजेड वापस काम करने लगेगा। लेकिन एक संभावना यह थी वांछनीय जीन आके यहां चिपक जाए, और वांछनीय जीन आके चिपक गई तो अब लेगजेड ने काम करना बंद कर दिया। बताओ क्यों? क्योंकि नई जीन का यहां पर निवेशन हो गया। नई जीन के निवेश होने से लेगजेड निष्क्रिय हो गई, नाम बन गया निवेशी निष्क्रियता, और ऐसे डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे क्योंकि नया डीएनए जुड़ गया। अच्छा, इसमें लेगजेड काम नहीं करता, लेकिन एम्फिसिलिन तो काम करता है। ध्यान रखना, यहां दोनों काम करते हैं, इसमें एम्फिसिलिन काम करेगा, लेगजेड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नई जीन का निवेश हो गया।
अच्छा, ये जो दोनों है, पहले इतना बना भी लो फटाफट, वही सेम डायग्राम है, जल्दी से बनाओ। हुआ इतना कंप्लीट। इन्हीं दोनों को उठा के यहां फिर से ड्रॉ किया, इनको उठा के बच्चों होस्ट सेल में पोषी कोशिका में स्थानांतरण किया। वही हमारे पास टोटल 3 केस। पहला केस, दोनों में से कुछ नहीं जाए, बताओ क्या कहेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ये वाला उठ के यहां चला गया, ये आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन किसका? नॉन रिकॉम्बिनेंट का, तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये वाला उठ के यहां चला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट। 3 कैसे बताइए? इसके अंदर एम्फिसिलिन और लेग जेड में से किसकी पावर? दोनों की नहीं है, दोनों की पावर नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया। अच्छा, इसमें ये वाला प्लाज्मिड उठ के आ रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला उठ के यहां पहुंचा, तो इसमें दोनों की पावर है, एम्फिसिलिन की भी है, लेग जेड की भी है। इसमें एम्फिसिलिन की तो है, लेकिन लेग जेड की पावर खत्म हो गई। क्यों लेग जेड की पावर इसलिए खत्म हो गई? क्योंकि नई जीन का निवेशन हो गया। अरे ये तो बात है, हमें बच्चों इसका चयन करना है। अब इसका चयन कैसे किया जाए, पहले इसको नोट भी कर लीजिएगा। क्या नोट? इन सेल्स को मैं फिर से यहां ड्रॉ कर देता हूं, वही सेम। अब इनमें से टीआर मतलब इसका चयन करना है। अब इसका चयन करना यहां बहुत आसान है, अलग अलग प्लेट बनाने की भी जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका, सिंपल एक प्लेट बनाएंगे। इस प्लेट में एम्फिसिलिन को डाल के रखेंगे। किसको? एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक को डाल दिया। अब इन सेल्स को उठा के यहां ट्रांसफर करेंगे। अब बताना, इसमें ऑलरेडी एम्फिसिलिन मिला रखा है, यहां क्या भर रखा है? एम्फिसिलिन। अब सोच समझ के बताना, इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पावर नहीं है, तो इसको उठा के यहां रखेंगे तो ये तो मर जाएगा। अरे एम्फिसिलिन जो यहां भरी हुई है इसको मार देगी। अच्छा, इसके पास एम्फिसिलिन की रेजिस्टेंट पावर है, इसके पास भी है, मतलब ये दोनों यहां जिंदा रह जाएंगे। मतलब यहां पर यह देखा गया कि यहां पर एक सेल ये मर गई, मतलब इन तीनों में से कुछ सेल्स यहां मर गई। अब मुझे बताओ, जो यहां पे ये मरी हुई दिख रही है, जो सेल यहां मरी हुई दिख रही है, एग्जैक्टली ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो यहां सर्वाइव कर गई वो ट्रांसफॉर्मेंट है। यानी ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव कर गई क्योंकि इसमें एम्फिसिलिन की पावर थी। अब यहां पर और दिमाग लगाओ, तो आप लोगों को इस प्लेट पर, यह तो आपको दिखेगी नहीं, तो मरी हुई है, यहां पर इन दोनों में से आपको कलर साफ साफ दिख रहा होगा। एक में कलर ब्लू दिख रहा होगा और एक में कलर व्हाइट दिख रहा होगा। दिख रहा है साफ साफ? ब्लू कलर, व्हाइट कलर, यानी यहां पर 2 तरह के कलर दिखते हैं। मतलब आपके सामने पेट्री डिश रख दी जाए, साफ साफ आपको कलर नजर आएगा, ब्लू कलर भी नजर आएगा और व्हाइट भी नजर आएगा। तो यहां पर एक तो ब्लू कलर दिख जाएगा और व्हाइट कलर दिखेगा। अब सोच समझ के बताना, ब्लू कलर कब आता है? जब लेग जेड ने काम किया। और एक और बताता हूं, लेग जेड ने काम नहीं किया। बताओ, लेग जेड ने काम किया, कलर ब्लू, नहीं किया तो व्हाइट। तो यहां देखो, यहां पर ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब लेग जेड काम करेगा, और लेग जेड काम कर रहा है। बताओ कहां काम कर रहा है? चेक करो, लेग जेड कहां काम कर रहा है? अरे यहीं तो काम कर रहा है, यहां भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो मैं लिख सकता हूं ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कोशिका है। अरे लेग जेड यहीं पे काम कर रहा है, तो ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सीधी सी बात है, जो जो ब्लू कलर की कॉलोनी होगी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी। क्यों? क्योंकि लेग जेड काम कर रहा है। अब बताना, व्हाइट कलर कब आता है? जब लेग जेड काम, व्हाइट कब आता है? जब लेग जेड काम नहीं करता। यहां लेग जेड काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, लेग जेड काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां पर नई जीन आ गई। अब बताओ, लेग जेड काम कहां नहीं कर रहा है? यहां पे भी नहीं कर रहा है, यहां पे भी नहीं कर रहा है। लेकिन खास बात, ये तो यहां पर वैसे मर चुकी है, तो इसका मतलब यही सेल है। तो जो यहां पर सेल बची है ये रिकॉम्बिनेंट है। सीधी सी बात इतनी है, ब्लू कलर वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है, व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट है। अच्छा, व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट क्यों है? क्योंकि व्हाइट वाले में लेग जेड काम नहीं कर रहा है, और लेग जेड काम नहीं कर रहा है मतलब श्योर है वो रिकॉम्बिनेंट है। और मुझे बताओ, इसमें लेग जेड काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां नई जीन का इंसर्शन हो गया। मतलब यह तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है? इसमें 2 तरह की कॉलोनी बनेगी, ब्लू व्हाइट। अब बच्चों, जब यहां से क्वेश्चन आता है, समझ में सब आ जाता है। क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चों को यह ब्लू कलर को ज्यादा ही पसंद आता है। तो जब क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लू और व्हाइट में से कौन रिकॉम्बिनेंट है, बच्चे यहां ही बोलते हैं ब्लू रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ब्लू पसंद आता है।
लेकिन सोच समझ के आंसर देना, मैं फिर से कह रहा हूं, सोच समझ के आंसर देना है। ब्लू वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है और व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट है। यहां थोड़ा सा ध्यान से आंसर देना बच्चों, क्लियर? तो ऐसे कलर के बेसिस पे भी हम पहचान सकते हैं, और यह तरीका सबसे आसान है क्योंकि एक प्लेट से काम चल गया और आसानी से कलर भी पहचान में आ जाते हैं। फिर इन सेल्स को उठा के आगे वृद्धि कराते जाएंगे, क्लियर? तो ये बच्चों हमने बायोटेक की एक स्टेप और समझी कि कैसे हम इन रिकॉम्बिनेंट का चयन कर लेते हैं, क्लियर? ये पार्ट आपके एनसीईआरटी में वेक्टर जहां पर 3 प्रॉपर्टी लिखी है उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है। अब उस पार्ट को आप यहां से पढ़ लीजिएगा, क्लियर? तो यह वाला पार्ट आप नोट भी कर लो। क्या नोट? अच्छा बताओ, दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा सही है? 2 एंटीबायोटिक ले या 1 एंटीबायोटिक 1 लेग-जेड? तो बताइए, 1 एंटीबायोटिक 1 लेग-जेड से सिलेक्शन करना आसान होता है क्योंकि एक ही प्लेट में यहां पर सारा सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर बच्चों अच्छे से? बायोटेक के स्टेप्स के बारे में बच्चों हम समझ रहे थे। अभी तक हमने रिकॉम्बिनेंट सेल का चयन कैसे किया जाता है उसके तरीके हमने समझ लिए थे। रिकॉम्बिनेंट सेल हमने बना ली है, उसका हमने चयन कर लिया है। अब उस रिकॉम्बिनेंट सेल से हमें उत्पाद प्राप्त करना है, लेकिन हमें उत्पाद लार्ज स्केल लेवल पे भी बनाना पड़ता है। तो यह बायोटेक का अपना अगली स्टेप आती है। अगली स्टेप आती है यहां पर बाहरी जीन के उत्पाद की प्राप्त करना। बाहरी जीन मतलब जैसे ई कोलाई के अंदर मानव की जीन बाहर वाली जीन को डाला था, तो अब उस बाहरी जीन से कौन सा उत्पाद बनेगा, उसे कैसे पृथक किया जाए, कैसे उसको लार्ज स्केल लेवल पे बनाया जाए, ये बातें हम समझेंगे। ये बच्चों हमने एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित ई कोलाई सेल ली। जेनेटिक मॉडिफाइड ई कोलाई की सेल है। जेनेटिक मॉडिफाइड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई नई जीन डाल रखी है। अच्छा, यहां पर ये जो नई जीन है समझाने के लिए मैंने ले लिया मानव की जीन है। अब मानव की जीन कहां डाल दी गई है? ई कोलाई के अंदर। सेल तो ई कोलाई की है लेकिन इसमें ह्यूमन की जीन उठा के उसके अंदर ट्रांसफर की हुई है। ये रिकॉम्बिनेंट सेल हमने चयन कर रखी है। अब बच्चों ये जीन से यहां पे बनेगा आरएनए, और ये आरएनए यहां जो प्रोटीन बनाएगा मानव का बनेगा क्योंकि जीन मानव की है। अब मुझे बताओ, मानव का प्रोटीन कहां बन रहा है? ई कोलाई के अंदर। कोशिका तो ई कोलाई की है, तो ई कोलाई की कोशिका के अंदर मानव का प्रोटीन बनता है। तो ऐसे प्रोटीन को पुनर्योजी प्रोटीन, इंग्लिश में कहूं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा जाता है। अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं किसको है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन उस प्रोटीन को कहा जाता है जो कि हेट्रोलोगस होस्ट, विषम जात होस्ट के अंदर वृद्धि करता है या विषम जात होस्ट के अंदर उत्पन्न होता है। तो ऐसे प्रोटीन को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की परिभाषा हम देखें, यदि किसी प्रोटीन का कूटलेखन करने वाली जीन किसी विषम जात मतलब हेट्रोलोगस होस्ट कोशिका में अभिव्यक्त होती है तो उस प्रोटीन को हम पुनर्योजी प्रोटीन कहते हैं। हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब होता है किसी अदर होस्ट में। ऐसे समझना, मानव की जीन उठा के मैंने मानव में ही डाली, मानव की जीन ली, मानव में ही ट्रांसफर की, तो सामान्य होस्ट है। लेकिन मानव की जीन उठा के मैंने ई कोलाई में डाली है तो ऐसे होस्ट को हम कहेंगे हेट्रोलोगस होस्ट, और ऐसे होस्ट में जो प्रोटीन बनेगा उसी को हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। यह परिभाषा ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मतलब जो हेट्रोलोगस होस्ट में बनता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां हेट्रोलोगस को हटा के होमोलोगस कर देंगे, तो अपने को बिल्कुल ध्यान से यह डेफिनेशन आनी चाहिए। अच्छा, अभी हमारे पास एक ई कोलाई की सेल है। एक ई कोलाई की सेल से बहुत उत्पादन होगा? नहीं, इससे तो उत्पादन बहुत कम मिलेगा। तो बताइए, हमें उत्पादन को क्या करना पड़ेगा? लार्ज स्केल लेवल पे करना पड़ेगा, मतलब वृहद स्तर पे हमें उत्पादन करना पड़ेगा, तभी तो कंपनी सक्सेस होगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? वृहद स्तर पे उत्पादन करने के लिए हम ऐसे बड़े बड़े बायोरिएक्टर काम में लेते हैं। इन बायोरिएक्टर के अंदर यहां कल्चर मीडियम भर दिया जाता है, और यह कल्चर मीडियम लगभग 1000 लीटर का भरा जाता है। मतलब काफी बड़े बड़े से होते हैं बायोरिएक्टर। तो बड़ा सा एक बायोरिएक्टर है, उसके अंदर 1000 लीटर का कल्चर मीडियम भर दिया, फिर इस कोशिका को उठा के यहां रखेंगे और वृद्धि कराएंगे। मतलब यहां पर उसकी क्या करने वाले हैं? वृद्धि। किसके अंदर? बायोरिएक्टर के अंदर हम ऐसी वृद्धि कराएंगे ताकि वृहद स्तर पर वृद्धि हो सके। अब सबसे खास बात, यहां पे बच्चों हमें कल्चर मीडियम भरना होता है। कल्चर मीडियम उसको कहा जाता है जो कोशिका की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस कोशिका को वृद्धि के लिए पोषण चाहिए, तो यहां जो कल्चर मीडियम भरा होता है वो इसको पोषण देता है। अब बच्चों मार्केट में कई तरह के कल्चर मीडियम होते हैं, और अलग अलग सेल के लिए अलग अलग कल्चर मीडियम डिजाइन किया जाता है। मतलब अलग अलग सेल के लिए अलग अलग कल्चर मीडियम है। अब सोचो, हमने बिना सोचे समझे यहां पर कोई भी कल्चर मीडियम भर दिया, बिना सोचे समझे हमने कुछ भी यहां भर दिया, और इस सेल को उठा के यहां वृद्धि कराएं। अच्छा, बिना सोचे समझे हमने कुछ भी भर दिया तो हो सकता है
कि यह सेल यहां वृद्धि ना करे, और अगर इसने वृद्धि नहीं की तब तो फिर यहां पे ग्रो करना कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1000 लीटर के कल्चर मीडियम को फिर से फेंकना पड़ेगा, और ऐसे हजार लीटर के कल्चर मीडियम फेंकते गए तब तो कंपनी घाटे में चली जाएगी, कंपनी में ताले लग जाएंगे। तो बायोटेक की कंपनियां क्या करती है, कभी भी डायरेक्टली वृहद स्तर पर नहीं जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे वृहद स्तर पर वृद्धि करा देते, पहले वो छोटे स्तर पर वृद्धि कराते हैं। तो छोटे स्तर पर मतलब प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में छोटे स्तर पर वृद्धि कराई जाती है। डायरेक्ट लार्ज लेवल पे क्यों जा रहे हैं? हां, लार्ज लेवल पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहां नुकसान बहुत हो जाता है। अच्छा, प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर वृद्धि कराएंगे, जिसके अंदर केवल 5 ml कल्चर मीडियम होगा। 5 ml मतलब बहुत ही कम होगा। मतलब ऐसी टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, इसके अंदर थोड़ा बहुत कल्चर मीडियम भर देंगे और वृद्धि कराएंगे। और ऐसे हम एक नहीं कई टेस्ट ट्यूब लेंगे, जैसे यहां पर ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ये टेस्ट ट्यूब ले ली। अब इनके अंदर यहां पर कल्चर मीडियम भरा जाएगा। मान लीजिए इसमें कल्चर मीडियम भर दिया ए वाला, इसमें भर दिया बी वाला, और इसमें भर दिया सी वाला। फिर इस सेल को उठा के यहां रखेंगे। सेल को उठा के बच्चों हमने यहां पर रखा। जब हम यहां सेल को उठा के रखेंगे तो सेल यहां पे वृद्धि करेगी। अब आपने वृद्धि करते टाइम देखा कि सबसे बढ़िया वृद्धि बी में हुई। कौन से कल्चर मीडियम में सबसे बढ़िया हुई? बी में। तो आगे जाके इस बायोरिएक्टर में हम बी वाला कल्चर मीडियम ही भरेंगे। मतलब आगे बायोरिएक्टर में कौन सा कल्चर मीडियम भरना है यह हमें छोटे स्तर पे पता लगाना पड़ता है, छोटे स्तर पे। क्योंकि बच्चों अगर हम ये 5 ml फेंक भी देते तो इससे तो कोई ज्यादा नुकसान है नहीं, यहां तो 1000 लीटर फेंकना पड़ेगा, तब तो बहुत घाटा हो जाएगा। तो कंपनी छोटे स्तर पर वृद्धि कराती है। क्यों? क्योंकि हम ये जान पाए कि हमें कौन सा कल्चर मीडियम लेना है। साथ ही साथ हम यह भी पता करेंगे कि वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना है। जैसे यहां तापमान 20 रख दिया, यहां 25 डिग्री रख दिया, यहां 30 डिग्री रख दिया, और आपको लगा कि 25 डिग्री पे बहुत अच्छी वृद्धि हुई, तो इस बायोरिएक्टर में हम केवल 25 डिग्री टेम्परेचर देंगे। तो यहां कितना टेम्परेचर रखना है, कितनी पीएच रखना है, हां कितना यहां पे कौन सा कल्चर मीडियम भरना है, ये सारी बातें हमें छोटे स्तर पर पता लगा जाते हैं। तो छोटे स्तर पर हम सेल को वृद्धि कराते हैं, ये सेल यहां पर ऐसे वृद्धि करती रहेगी, और यहां पर हम फाइनली ये जान लेते हैं वृद्धि के लिए उत्तम संवर्धन माध्यम कौन सा है, अनुकूल पीएच कौन सी है, तापमान कौन सा है, उसको पता लेंगे। अच्छा, एक खास बात और मुझे बताओ, जब यहां कोशिका वृद्धि करेगी तो इन कोशिका के अंदर हमारा उत्पाद बनेगा। हमारा जो उत्पाद होगा फाइनली इन कोशिका के अंदर होगा, कोशिका के अंदर। मुझे बताओ, मार्केट में कोशिका बेचनी है उत्पाद, हमें तो उत्पाद बेचना है, तो इन कोशिका में से उत्पाद कैसे निकाले यह भी तो जानना पड़ेगा। यह भी हम छोटे स्तर पर पता लगा लेते हैं। तो छोटे स्तर पर यह भी जानना पड़ता है कि उत्पाद किस प्रकार पृथक किया जाएगा, कैसे उत्पाद को यहां से बाहर निकालेंगे, कैसे उसको शुद्ध करेंगे, और उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाएगा वो भी हम जान लेंगे। मुझे इतना बताओ, यहां पर इसको डायरेक्ट लार्ज लेवल पे नहीं ले जाते। कौन से स्तर पर वृद्धि कराते हैं? छोटे स्तर पे। छोटे स्तर का मतलब टेस्ट ट्यूब में वृद्धि कराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? छोटे स्तर पर वृद्धि करने के फायदे यह है, पहला फायदा, हम यहां उत्तम कल्चर मीडियम का पता कर लेते हैं, पीएच पता कर लेते हैं। यह भी हम जान लेते हैं कि कैसे उत्पाद को पृथक करना है, कैसे उसको शुद्ध करना है। इसीलिए डायरेक्टली लार्ज लेवल पे न जाके पहले छोटे स्तर पर वृद्धि कराया जाता है। क्लियर? तो छोटे स्तर पर वृद्धि कराएंगे। अच्छा, छोटे स्तर पर हमने सब समझ लिया, अब इसको हम लार्ज लेवल पे ले जाएंगे। पहले बच्चों इतना बना भी लो, आप लोग ये बना लो, बना लिया इतना। अब हम यहां पर इसको वृद्धि कराते हैं वृहद स्तर पर। लार्ज स्केल लेवल पर अगर हम वृद्धि कराए तो लार्ज स्केल लेवल पर हम 100 से 1000 लीटर की क्षमता वाले बायोरिएक्टर का प्रयोग करेंगे। ये बायोरिएक्टर कुछ इस तरह से, ऐसे बड़े बड़े बायोरिएक्टर का यूज करेंगे। अच्छा, यहां पर बायोरिएक्टर का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है विलोडन होज बायोरिएक्टर, इंग्लिश में कहें स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। हिंदी में विलोडन होज, इंग्लिश में स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अब बात आती है इस विलोडन या स्टीयर्ड का मतलब क्या होता है। स्टीयर्ड का मतलब होता है मिक्स करना, घुमाना। मतलब यहां जो कल्चर मीडियम भरा हुआ है, ऐसे बच्चों इसको यहां पर ऐसे घुमाते रहेंगे। बात आती है इस कल्चर मीडियम को यहां क्यों घुमाया जाता है। कल्चर मीडियम को घुमाने का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा क्या होता है कि यहां पर जब बच्चों यहां पर ये सेल वृद्धि करेगी, कोशिका वृद्धि करेगी, तो कोशिका की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब सोचो, यहां से नीचे से मान लीजिए ऑक्सीजन सप्लाई कर भी दे, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर दे, तो ये ऑक्सीजन नीचे ही रह जाएगी।
लेकिन इसको हम धीरे धीरे से घुमाते रहेंगे तो ये ऑक्सीजन पूरे कल्चर मीडियम में ऐसे सर्कुलेट होती रहेगी और साथ ही साथ हर सेल को ऐसे यहां पर ऑक्सीजन आसानी से अवेलेबल रहेगी। मुझे बताओ यहां इसको धीरे धीरे मिक्स करने का फायदा क्या है, ताकि कल्चर मीडियम में ऑक्सीजन की उपलब्धता आसानी से रहे। इसीलिए बच्चों हम इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और ये मिक्स करने का मतलब होता है स्टीयर्ड, इसीलिए नाम दिया गया स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखते हैं, विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता तथा समान रूप से मिश्रण में सहायक होता है। समान रूप से मतलब ये ऑक्सीजन पूरे कल्चर मीडियम में से मिक्स होती रहे, इसके लिए हम लोग विलोडन होज बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। बात समझ में, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर का काम में लेते हैं। क्लियर? ये बच्चों क्वेश्चन नीट में आ चुका है, एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आया था, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर लेने का फायदा क्या है। तो क्या फायदा बताओगे? ऑक्सीजन उपलब्धता व समान रूप से मिश्रण के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर? एक खास बात और, सामान्य प्रयुक्त होने वाला बायोरिएक्टर। अच्छा, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर बहुत सारे हैं, उनमें भी सबसे कॉमनली यूज किया जाता है सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, हिंदी में लिखा साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर। जैसे बच्चों यहां पे बना रखा है साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर। अब बात आती है इस बायोरिएक्टर का क्या फायदा है और इसमें कौन कौन से एपरेटस लगे होते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले तो बच्चों ये जो बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर मतलब इस तरह का बड़ा सा फ्लास्क मान लीजिए, बहुत बड़ा सा होता है। ये पहले तो पूरा अंदर से खाली रहता है। अच्छा, जब ये खाली रहता है तो उसी टाइम वाष्प निर्जलीकरण हेतु इसमें प्रवेश करा दी जाती है। मतलब यहां पर स्टीम वाष्प को यहां अंदर प्रवेश कराते और ये वाष्प का टेम्परेचर काफी ज्यादा रखते। जब ये वाष्प यहां पर घूमेगी तो अंदर के सारे बैक्टीरिया वगैरह को पहले मार देगी, मतलब ये पूरी तरह से स्टेराइल हो जाएगा। पूरा स्टेराइल हो गया। अब उसके बाद, अभी तो खाली था, उसमें कुछ नहीं था, वाष्प को सर्कुलेट कर दिया ताकि अंदर के बैक्टीरिया मर गए। उसके बाद यहां पर इसमें मिलाया जाता है संवर्धन तरल। संवर्धन तरल का मतलब होता है कल्चर मीडियम, लेकिन कल्चर मीडियम लिक्विड रखना है, सॉलिड नहीं। कल्चर मीडियम सॉलिड भी आते हैं, लेकिन यहां कौन सा कल्चर मीडियम भरना है? तरल वाला, लिक्विड वाला। तो लिक्विड कल्चर मीडियम को यहां पे भर दिया जाएगा। अच्छा, यहां पर कल्चर मीडियम भर दिया, और कौन सा भर दिया? जो हमने पहले डिसाइड किया था, कौन सा? बी। अरे हमने सूक्ष्म लेवल पे और दिख रहा था, तो वहां पे हमने पता कर लिया था बी है, तो बस वो बी ही भरेंगे। सोच समझ के बस हमने बी यहां भर दिया। अब यहां पर क्या रखेंगे? इन सेल्स को उठाएंगे, जो रिकॉम्बिनेंट सेल थी उनको यहां रखेंगे। ये रिकॉम्बिनेंट सेल को उठा के रख दिया। अब बताओ इस रिकॉम्बिनेंट सेल को पोषण कौन देगा? ये कल्चर माध्यम। ये कल्चर माध्यम इसको यहां से हर तरफ से न्यूट्रिशन देगा, लेकिन यहां बच्चों इसको हर तरफ से ऑक्सीजन मिले, तो इसीलिए इस कल्चर मीडियम को घुमाना भी पड़ेगा। और कल्चर मीडियम को बात आती है कैसे घुमाएं। तो कल्चर मीडियम को घुमाने के लिए यहां ऊपर की तरफ, यहां बच्चों ऐसे देखोगे ऊपर की तरफ, यहां पर ऐसे मोटर लगी होती है। ये जो सेल्स यहां पे बढ़ती चली जाएगी, इन सेल्स के नंबर को बढ़ाने के लिए कल्चर मीडियम को घुमाना पड़ेगा, और घुमाने के लिए ऊपर की तरफ क्या लगेगी? मोटर। अब बच्चों होगा क्या? जैसे इस मोटर का स्विच ऑन करेंगे, यह मोटर घूमेगी। इसी मोटर के साथ यहां पे बच्चों ऐसे चपटे फलक वाले इंपेलर लगा रखे। क्या लगा रखे होते? इंपेलर। इंपेलर मतलब छोटे छोटे से ऐसे पंखुड़िया टाइप के ब्लेड लगा रखे होते हैं। अब होगा क्या? जैसे मोटर का स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो यह घूमेगा, और जैसे यह घूमेगा तो घूमने की वजह से जैसे जैसे यह घूमेगा कल्चर मीडियम को भी मिक्स करेगा, और साथ ही साथ यहां से जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रही है, जीवाणु रहित हवा अंदर की तरफ आ रही होती है, यह हवा हर तरफ इन सेल्स को मिलती चली जाएगी। अगर इसको घुमाएंगे नहीं तो यह ऑक्सीजन नीचे ही रह जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोशिका वृद्धि कैसे करेगी? तो क्या सीखा? इन कोशिकाओं की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन लाने के लिए इनको बच्चों से घुमाया जाता है, और घुमाने से क्या होगा? यह ऑक्सीजन हर तरफ सर्कुलेट होती जाएगी। तो क्वेश्चन यही आता है, स्टीयर टैंक रिएक्टर को ऐसे घुमाया क्यों जाता है? अंदर कल्चर मीडियम को मिक्स क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? रीजन समझ में आया? ऑक्सीजन उपलब्धता के लिए, और समान रूप से कल्चर मीडियम में मिश्रण के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा, जब हम इस कल्चर मीडियम को ऐसे घुमाते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे, घुमाने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे बच्चों होता है, मान लीजिए कोई फैन है, वो फैन ऐसे घूम रहा है काफी टाइम से, तो आप उसको हाथ लगा के टच करके देखना, टेम्परेचर बढ़ा मिलेगा। सेम प्रॉब्लम यहां पे भी आती है। जब ये घूमता रहता है तो अंदर का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है। बात आती है अंदर टेम्परेचर कितना है, कैसे पता करें? अब टेम्परेचर का पता लगाने के लिए यहां सेंसर लगे होते हैं। जैसे यहां पर ऊपर की तरफ बच्चों
यहां पर ऐसे तापमान नियंत्रक तंत्र लगा होता है, यहां पर ऐसे यहां पर एक सेंसर लगा होता है। अब ये जो सेंसर होता है ये यहां पर टेम्परेचर बताता रहेगा कि अंदर टेम्परेचर 25 चल रहा है, 30 चल रहा है, 35 चल रहा है, कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो अंदर यहां पर टेम्परेचर कितना चल रहा है उसका पता लगाने के लिए यहां पर तापमान नियंत्रक तंत्र लगा होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा, यहां पे बच्चों अंदर पीएच कितनी है, तो उस पीएच को पता लगाने के लिए यहां पर पीएच कंट्रोलर सिस्टम भी होता है। अच्छा, पीएच कम ज्यादा हो जाए तो उसके अनुसार यहां अम्ल या क्षार को हल्का सा प्रवेश करा देते हैं। तो अंदर टेम्परेचर कितना है उसका पता लगाने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, पीएच का पता लगाने के लिए पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है। मुझे बताओ, यहां टेम्परेचर ऑप्टिमम दिया गया, पीएच ऑप्टिमम दी गई, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रखी गई है, संवर्धन माध्यम बिल्कुल उपयुक्त रखा गया, हर चीज हम बेस्ट से बेस्ट रह रहे। क्यों बेस्ट से बेस्ट इसलिए रखना पड़ता है ताकि बच्चों इन सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर वृद्धि कराया जा सके। हम चाहते हैं जितनी अच्छी वृद्धि होगी उतना ही बढ़िया होगा, तो वृद्धि अच्छी हो इसीलिए बच्चों यहां पर हर चीज को ऑप्टिमम से ऑप्टिमम रखने की कोशिश की जा रही है। क्लियर। अच्छा, अंदर कितनी कोशिका वृद्धि कर गई ये कोई नजर तो आएगा नहीं, मतलब बायोरिएक्टर के अंदर कितनी कोशिका आ गई पता तो चलता नहीं है। तो बात आती है फिर उनका पता कैसे लगाए, तो इनको पता लगाने के लिए यहां पर एक सैंपलिंग पोर्ट होता है। अच्छा, इसको बच्चों हिंदी में कहे तो प्रतिचयन प्रदार होता है। इस प्रतिचयन प्रदार के अंदर यहां पर एक छोटी सी ऐसी ओपनिंग होती है, ढक्कन होता है। इस ढक्कन को ओपन करेंगे, एक बच्चों यहां पर ऐसे एपरेटस को डालेंगे और अंदर से लगभग 5 ml कल्चर मीडियम से बाहर निकालेंगे। कितना निकाला? 5 ml। अब 5 ml जब कल्चर मीडियम बाहर निकालेंगे तो हम 5 ml में कोशिका की संख्या ज्ञात कर लेंगे कि 5 ml में इतनी संख्या है तो 1000 लीटर में इतनी होगी। तो हमें कोशिका की यहां पर संख्या का आइडिया लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहां से कुछ सैंपल को बाहर निकालते हैं और सैंपल को बाहर निकालने वाले इस पोर्ट का नाम क्या कहा गया? सैंपलिंग पोर्ट, जिससे सैंपल को बाहर निकालते। हिंदी में कहे तो इसको प्रतिचयन प्रदार के नाम से जानते हैं। तो आप देखो, एक बायोरिएक्टर में ऐसे कई सारी चीजें यहां पे होती है। अच्छा, इस बायोरिएक्टर में क्या खास बात होती है, जब इस बायोरिएक्टर को ऐसे घुमाते रहते तो यहां पे बच्चों ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे झाग बनती जाती है, ऊपर की तरफ यहां पर झाग बनती जाती है। अच्छा, झाग बन गई तो उस झाग को तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर फेन तोड़ने वाला, क्या तोड़ने वाला? फेन मतलब एग्जैक्टली फोम तोड़ने वाला या झाग तोड़ने वाला होता है। तो ये ऊपर की तरफ झाग तोड़ने वाला यहां पर एक एपरेटस लगा दिया जाता है ताकि ऊपर की सारी झाग को भी हटाते रहे। मुझे बताओ, इस बायोरिएक्टर के अंदर कई सारी चीजें डाली गई, क्या क्या होता है एक आउटलाइन फिर दे रहा हूं, ढंग से सुनना सभी। पहले तो इसमें वाष्प डाल दी। अच्छा, वाष्प डाल दी तो ये पूरा स्टेराइल हो गया ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म वृद्धि ना करे। फिर इसमें कल्चर मीडियम भर लिया जो पहले से डिसाइड था। अच्छा, इसके अंदर सेल को रखा, सेल को बढ़िया से ऑक्सीजन मिले तो इसलिए यहां से जीवाणु रहित हवा को प्रवेश कराया, लेकिन ये ऑक्सीजन नीचे ही रह जाती है। ऑक्सीजन पूरे कल्चर मीडियम में मिक्स हो तो इसीलिए मोटर लगा दी, मोटर के साथ इंपेलर लगा दिए। जैसे मोटर का स्विच ऑन करेंगे इंपेलर घूमेगा। ये इंपेलर अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है सबको यहां पर मिक्स करता रहेगा। लेकिन एक समस्या आती है, जैसे जैसे घूमता रहता है ऊपर झाग बनती जाती है, तो यह झाग तोड़ने वाला होता है। अंदर टेम्परेचर का पता करने के लिए टेम्परेचर का सेंसर लगा है, पीएच पता करने के लिए पीएच सेंसर लगा है, अंदर सेल कितनी वृद्धि कर चुकी है उसका पता करने के लिए सैंपलिंग पोर्ट लगा होता है। हर चीज यहां पे लगा दी जाती है। एग्जाम में बच्चों यही पूछा जाएगा कि बायोरिएक्टर के अंदर कौन कौन से एपरेटस लगे होते हैं, तो ये सब नाम ध्यान रखना। इसमें इंपेलर होता है, सैंपलिंग पोर्ट होते हैं, पीएच कंट्रोलर सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, ऐसे कई सारी चीजें। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये डायग्राम किस बायोरिएक्टर का है, तो डायग्राम भी ध्यान रखना। साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर, सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। और ये भी पूछ सकते हैं इन लेबलिंग के नाम कि बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आप ये सब अच्छे से ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का ही है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी लेबलिंग आप ध्यान रखना। अच्छा, मुझे एक बार फिर बताइएगा, कल्चर मीडियम को मिक्स क्यों करते हैं? हाँ, वेरी गुड, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए कि सेल को आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो, इसलिए इसको धीरे धीरे यहां पर मिक्स किया जाता है। जो बात यहां पर समझाई क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आया सबको अच्छे से? तो इसको नोट कर लो। ये जो डायग्राम बनाया, डायग्राम भी पूरा नोट कर लो, बना लो बिल्कुल एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए। अब यहां पर देखिएगा,
ये बच्चों यहां पर बायोरिएक्टर था, इसके अंदर कोशिका की वृद्धि बहुत अच्छी हो गई है। अब मुझे एक बात बताइए, हमारा जो प्रोडक्ट है इन सेल्स के अंदर बैठा है। अरे सेल के अंदर ही तो प्रोडक्ट बना होगा, इन सेल्स के अंदर यहां प्रोडक्ट बना है। हमें मार्केट में सेल बेचनी है या प्रोडक्ट? हां, हमें तो मार्केट में उत्पाद बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है। तो यहां पर इन सेल्स में से पहले प्रोडक्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले? तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहां पर ये जो कल्चर मीडियम है इसको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए हम यहां पर एक फ्लास्क लगा देते हैं, इसके ऊपर यहां पर एक ऐसा ढक्कन, या एक तरह से कह सकते हो एक हमने छलनी रख दी यहां पे। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे, इस वॉल को खोलेंगे। जैसे ही वॉल खोलेंगे तो ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिका तो रह जाएगी ऊपर की तरफ, और जितना भी लिक्विड कल्चर मीडियम है वो नीचे आ जाएगा। मतलब ऊपर की तरफ तो ये कोशिका रह जाएगी और लिक्विड कल्चर मीडियम यहां पर सारा का सारा नीचे आ जाएगा। अब बताओ, ऊपर की तरफ यहां पर क्या रह चुकी है, सेल। तो हमने एक तरह से सेल को छान लिया, सेल को यहां पर क्या कर लिया, फिल्टर, क्योंकि हमारा उत्पाद इन सेल्स के अंदर बना हुआ है। अब ये कल्चर मीडियम कोई काम का नहीं, इसको तो फेंक दिया जाएगा। अब ये सेल हमारे काम की है। मुझे बताओ, प्रोडक्ट कहां पर है, सेल के अंदर। तो अब इन सेल्स को तोड़ा जाएगा, कोशिका को तोड़ेंगे। अच्छा, कोशिका को तोड़ेंगे तो इससे उत्पाद बाहर आएगा। तो अगला काम यही किया जाता है, उत्पाद का पृथक्करण। कोशिका में से किसको पृथक करेंगे, उत्पाद को। लेकिन एक बात बताओ, जब हम सेल को तोड़ते हैं तो सेल में से तो बहुत सारी चीजें बाहर आएगी, उत्पाद तो बाहर आएगा, लेकिन सेल का साइटोप्लाज्म बाहर आएगा, उसमें कई चीजें आएगी। तो हमें इन सब में से उत्पाद को पूरी तरह से पृथक करेंगे, साथ ही साथ उसको अच्छे तरीके से शुद्ध भी करेंगे, क्योंकि उत्पाद में कोई भी टॉक्सिक विषैला पदार्थ नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर उत्पाद का शुद्धिकरण भी किया जाएगा। उत्पाद को क्या करेंगे, यहां से पृथक करेंगे, फिर उसका शुद्धिकरण करेंगे। अच्छा, ये जो उत्पाद को पृथक करना, शुद्धिकरण करना, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे इंसुलिन के पृथक्करण का तरीका अलग है, इंटरफेरोन को पृथक करने का तरीका अलग है, इंटरल्यूकिन को पृथक करने का तरीका अलग है। अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। क्लियर? तो उत्पाद को पृथक करेंगे, शुद्ध करेंगे। ये जो उत्पाद है सब बायोलॉजिकल है, सेल ने बनाया, बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो इसीलिए इनके अंदर क्या किया जाता है, कुछ प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। तो उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करना, इसको इंग्लिश में कहूं तो यहां पर इनका क्या कर दिया जाता है, प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है। प्रिजर्वेटिव उसको कहा जाता है जो चीजों को प्रिजर्व करके रखता है, खराब होने से बचाता है। तो खराब होने से बचने के लिए इसके अंदर क्या डाल दिए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव, ताकि उत्पाद हमारा खराब ना हो। क्लियर? ये जो बायोलॉजिकल चीजें हैं, अल्टीमेटली जैसे मान लीजिए कंपनी ने इंसुलिन बनाया, तो ट्रांसफर तो मानव को करना है, लेकिन मानव को में ट्रांसफर करने से पहले एक बार इस उत्पाद की जांच तो कर ले कि यह सही बना है या नहीं बना, इसकी गुणवत्ता तो परख ले। तो यहां पर अगला काम आता है गुणवत्ता नियंत्रण जांच, मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। हम बच्चों इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे कि उत्पाद कैसा बना है। कंपनी की सक्सेस बच्चों उसकी क्वालिटी से होती है कि क्वालिटी कैसी है। अगर उसकी क्वालिटी खराब है तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यह सारा काम बच्चों बाद का है। बाद का मतलब वृद्धि हो गई, वृद्धि होने के बाद का। तो बाद का जो पार्ट आता है, इस पार्ट को यहां पर स्पेशल नाम लिखा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बाद वाले इस पार्ट का नाम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, हिंदी में कहें अनुप्रवाह संसाधन। अनुप्रवाह संसाधन के अंदर आता है पृथक्करण, शुद्धिकरण, प्रिजर्वेटिव को मिलाना, यह सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। क्वालिटी टेस्ट, गुणवत्ता नियंत्रण जांच, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं क्वालिटी टेस्ट। अच्छा, क्वालिटी अच्छी बनी या नहीं बनी, यह डाउन स्ट्रीम में आता ही नहीं आता है, यह एनसीईआरटी ने प्रॉपर क्लियर नहीं किया है। उन्होंने प्रॉपर तरीके से वहां लिखा तो है, लेकिन प्रॉपर समझा नहीं रखा है। अब यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर देना बच्चों। कैसे? मान लीजिए ऐसा आता कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है। उसमें बच्चों पहला ऑप्शन यहां पे दे दिया प्रिजर्वेटिव को मिलाना, दूसरा ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन यहां पे दे दिया क्वालिटी टेस्ट, तीसरा ऑप्शन दे दिया सेपरेशन, और चौथा ऑप्शन आ गया प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। अब ऐसे 4 ऑप्शन आ गए, तो इनमें से एलिमिनेट करना हो तो फिर हम क्वालिटी टेस्ट को। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है, और ऐसे यहां पे जब ऑप्शन बना दिए जाते
तो यहां पे मान लीजिए ऐसा ऑप्शन आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आ गया ऑल, तो फिर ऑल को टिक कर लेना। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कौन सम्मिलित है, तो फिर ऑल टिक कर लेना। अरे बात समझ में, जैसा क्वेश्चन दे उसके हिसाब से आप आंसर दे देना। तो अभी क्या किया, उत्पाद को पृथक किया, उसको शुद्ध किया, प्रिजर्वेटिव मिलाए, क्वालिटी टेस्ट की। अच्छा, क्वालिटी में बढ़िया बन गया तो उस उत्पाद की फाइनली हम करेंगे पैकिंग। पैकिंग बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। मार्केट में कई चीज तो पैकिंग से बिक जाती है। पैकिंग करने के बाद उस उत्पाद का विपणन किया जाएगा, मतलब मार्केटिंग करेंगे, मतलब एमआर के थ्रू उत्पाद को मार्केट में बेचा जाएगा। जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो मार्केट में बिकने से मिलता है पैसा, और उसी पैसे से फिर यह कंपनी ग्रो करती है। तो बायोटेक की कंपनियां कैसे काम करती है, ये सारी डिटेल बातें हमने यहां पे समझी। एक बार फिर ध्यान समझना, कभी भी डायरेक्टली वृहद स्तर पे नहीं जाते हैं, प्रयोगशाला लेवल पे छोटे स्तर पर वृद्धि कराते हैं, फिर लार्ज लेवल पे जाते हैं। लार्ज लेवल में से बड़े बड़े बायोरिएक्टर में वृद्धि कराते हैं। वृद्धि कराने के बाद उत्पाद को पृथक करते हैं, शुद्ध करते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, क्वालिटी जांचते हैं, फिर उसकी पैकिंग करते हैं और फाइनली उसकी मार्केटिंग कर दी जाती है। तो कैसे कैसे बायोटेक की प्रोसेस काम में ली जाती है, समझ में आया बच्चों अच्छे से? आप लोग इसको भी नोट कर लो, ये नोट करो, इधर से भी नोट कर लो, ये नोट किया इतना। अब बात आती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किसको कहते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब वृद्धि हो चुकी है, कोशिका वृद्धि कर चुकी है, उसके बाद की अवस्था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती क्या है, यह भी एक बार लिख लीजिएगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जीवन संश्लेषी स्तर पूर्ण होने के बाद, मतलब वृद्धि पूर्ण होने के बाद मार्केटिंग के लिए तैयार उत्पाद को एक क्रम से गुजारना होता है, जिसे अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। मतलब वृद्धि हो गई, उसके बाद मार्केट में भेजने से पहले जो बीच का रास्ता है, बीच का पार्ट है, उसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है उत्पाद का पृथक्करण, उत्पाद का शुद्धिकरण और उपयुक्त संरक्षक के साथ संपूरण, मतलब प्रिजर्वेटिव मिलाना। और कई बार अगर यहां पे क्वालिटी टेस्ट भी आता और ऑल आता तो फिर ऑल को टिक करना, क्वालिटी को भी इंक्लूड कर लेना। ये जितनी भी बातें हैं, उत्पाद का पृथक्करण, शुद्धिकरण, संरक्षण मिलाना, ये वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब ये उत्पाद के अनुसार वेरी करता रहता है। अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग सारे उत्पाद के लिए समान है? नहीं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग उत्पाद टू उत्पाद वेरी करता रहेगा। वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, हिंदी में लिखना चाहे तो उत्पाद टू उत्पाद वेरी करता रहता है। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? यहां तक बच्चों हमने यह समझ लिया है कि कैसे हम लार्ज स्केल पे वृद्धि कराते हैं, कैसे प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते हैं। क्लियर? अगर हम बायोरिएक्टर की बात करें, आपके एनसीईआरटी में बायोरिएक्टर के वहां पर दो डायग्राम दे रखे हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो प्रकार के बायोरिएक्टर, इनमें से पहला बायोरिएक्टर तो होता है सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, और दूसरा बायोरिएक्टर होता है स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। कितने बायोरिएक्टर हो गए? दो। एक तो हो गया सिंपल वाला और एक हो गया स्पार्ज वाला। सिंपल वाला बच्चों ये इस तरह का है, जो हम समझ चुके हैं। वही इसमें इंपेलर लगा हुआ है, सब कुछ मैं आपको इसके बारे में समझा चुका हूं। क्लियर? अच्छा, यहां पर ऐसे फॉर्म ब्रेकर होता है, मोटर होती है, ये सब चीजें थी। अब बच्चों यहां पर हम स्पार्जर बायोरिएक्टर की बात करें तो ये एग्जैक्टली ऐसा होता है। यहां पर भी, इसमें भी सारे सिस्टम होते हैं, यहां बना नहीं रखे हैं लेकिन होते सब है। पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ होता है। बस यहां खास बात क्या है, इसके अंदर बच्चों आप देखो इंपेलर नहीं है। यहां बच्चों इंपेलर लगे होते हैं, यहां इंपेलर नहीं होते। यहां पर इस कल्चर मीडियम को मिक्स करने का दूसरा तरीका है। मतलब जरूरी नहीं कि हम इंपेलर के द्वारा इसको मिक्स करें, एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या होता है, इसके अंदर इंपेलर के बजाय यहां बच्चों लगे होते हैं स्पार्जर। जैसे इसमें क्या लगा, इंपेलर, इसमें बच्चों ऐसे स्पार्जर लगा होता है। अब इस स्पार्जर में यहां से नीचे से ऐसे स्टेराइल एयर, मतलब वायु को हाई स्पीड के साथ ट्रांसफर करते हैं। मतलब यहां पर एयर तो ट्रांसफर करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ। अब बच्चों जब ये प्रेशर के साथ वायु यहां से निकलेगी तो यहां पर इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इन छोटे छोटे छिद्रों से होता क्या है, जैसे एयर यहां से निकलती है, ये छोटे छोटे बुलबुलों की फॉर्म में आ जाती है। मतलब जो हवा यहां पर ट्रांसफर की गई है वो एग्जैक्टली बुलबुलों की फॉर्म में आ जाती है। अब ये बुलबुले हाई प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे ये बुलबुले ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये बुलबुले इस कल्चर मीडियम को मिक्स करते रहेंगे, और एयर जा रही है तो ऑक्सीजन भी सप्लाई होती रहेगी।
तो बस यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां कल्चर मीडियम को मिक्स करने के लिए बुलबुलों का उपयोग किया गया है, और उस बुलबुले बनाने के लिए यहां पर कौन सा एपरेटस काम में लिया जाता है, स्पार्जर। तो ध्यान रखना, इसके अंदर इंपेलर होता है, इसके अंदर स्पार्जर होता है, और स्पार्जर से क्या बनते हैं, बुलबुले, और यही बबल्स बुलबुले ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ जाकर ऐसे फूटने लग जाते हैं, तो इससे यहां पर ऐसे सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा ऐसा दिखता है। क्लियर। तो ये बायोरिएक्टर है सब ऐसे ही है, बस यहां पर मिक्सिंग का तरीका अलग हो गया। यहां मिक्स करने के लिए एयर बबल्स का यूज किया जाता है, और इन्हीं एयर बबल को लाने वाला एपरेटस स्पार्जर होता है। तो क्वेश्चन आता है, इस बायोरिएक्टर में मिक्सिंग कौन करा देता है, बुलबुले, अरे एयर के बुलबुले, और उनको बनाने वाला स्पार्जर, इसलिए टैंक का नाम बन गया स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। इसका नाम क्या था, सिंपल स्टीयर्ड, इसका नाम क्या बन गया बच्चों, स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। ये जो बायोरिएक्टर यहां पर समझा है, क्लियर हुआ। इस बायोरिएक्टर को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने देखा भी होगा, मछली को जैसे घरों में जब रखते हैं तो उसमें एक्वेरियम होते हैं, छोटे छोटे एक्वेरियम में रखते हैं, उसमें आपने देखा होगा नीचे से ऐसे एयर बबल निकलती रहती है। सेम कंसेप्ट यहां पर भी है, तो यहां पे भी ऐसे एयर बबल की मदद से इसको मिक्स किया जाता है। क्लियर। आपकी एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम है, आप दोनों ही याद रखिए। एग्जाम में क्या होगा, ये डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे किसका है, तो सिंपल स्टीयर टैंक का, और ये डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे किसका है, तो स्पार्ज। किसमें एयर बबल यूज किए गए, तो स्पार्ज वाले में। क्लियर। तो ये बायोरिएक्टर के दोनों डायग्राम भी आप ध्यान रखिए, चाहे तो इनको बना भी लीजिए, ये तो बना ही रखा हमने, ये और बना लीजिएगा। अगर हम बायोरिएक्टर के अंदर अगर हम सिस्टम की बात करें तो दो तरह के सिस्टम चलते हैं, एक होता है बेच कल्चर सिस्टम और एक होता है कंटिन्यूअस सतत संवर्धन तंत्र। उनको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात ग्रोथ कर्व आपको समझाता हूं। ग्रोथ कर्व से आप लोग जानते भी होंगे कि जब कोशिका वृद्धि करती है तो सबसे पहली अवस्था आती है लेग फेज, फिर बच्चों अच्छा लेग फेज में तो विभाजन की तैयारियां होती है, लॉग फेज में सेल बहुत तेजी से वृद्धि करती जाती है, एक्सपोनेंशियल वृद्धि होती है, इसीलिए इसको कहा भी जाता है एक्सपोनेंशियल फेज। अच्छा यहां सेल बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, अरे तभी तो तेजी से डिवाइड करेगी, तो क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय अवस्था यही रहती है, हाईली एक्टिव फेज रहती है। अच्छा जब बच्चों सेल्स की नंबर बढ़ती जाती है तो जो कल्चर मीडियम है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि कोशिका यूज करने लगती है। अच्छा क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है तो सेल की नंबर एक टाइम के बाद कम होने लग जाती है। अच्छा मतलब ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाती, ऐसी फेज को स्टेशनरी फेज कहते हैं। थोड़े टाइम और रखोगे तो कोशिका धीरे धीरे मरने भी लगती है, उसको कहा जाता है डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। पहले विभाजन की तैयारी लेग फेज, तेजी से विभाजन चल रहा है लॉग फेज, विभाजन एकदम जितनी सेल बन रही है उतनी मर भी रही है स्टेशनरी, सेल के मरने की नंबर ज्यादा हो जाए तो डेथ फेज। ये इस तरह के ग्रोथ कर्व में अलग अलग फेजेस होती है। अब बच्चों मैं आपको दोनों तरह के सिस्टम समझाता हूं। सबसे पहले नंबर पे जो सिस्टम आता है उसमें एक आता है बेच कल्चर सिस्टम, बेच संवर्धन तंत्र, और एक आता है सतत कंटिन्यूअस संवर्धन तंत्र। आपके एनसीईआरटी में केवल कंटिन्यूअस का नाम लिखा है, लेकिन मैं आपको दोनों ही क्लियर कर देता हूं। बेच संवर्धन तंत्र में होता क्या है, इसके अंदर बच्चों बायोरिएक्टर ले लिया, अभी खाली है, इसके अंदर यहां कल्चर मीडियम भर दिया। समझाने के लिए मैंने कहा कि 1000 लीटर कल्चर मीडियम यहां भर दिया। क्लियर, कितना भरा, 1000 लीटर। फिर यहां पर सेल को रखा। अच्छा सेल को न्यूट्रिशन ये कल्चर मीडियम देगा, जो कल्चर मीडियम भरा है ये सेल को न्यूट्रिशन देता जाएगा। सेल अभी विभाजन की तैयारियां कर रही है, कौन सी अवस्था है, लेग फेज। अब जो धीरे धीरे ये विभाजन करेगी, 1 से 2 बनेगी, 2 से 4, फिर ये तेजी से बढ़ने लगेगी, और जब ये तेजी से बढ़ने लग गई तो ये आ चुकी होगी लॉग फेज। पहले कौन सी थी, लेग, फिर कौन सी आई, लॉग। अब जो थोड़ा टाइम और बीतता जाएगा, यहां कल्चर मीडियम की गुणवत्ता कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि सेल यूज करती जा रही है, कल्चर मीडियम की क्वालिटी कम होती जाएगी, तो धीरे धीरे इनमें से कुछ सेल से मरने भी लगेगी। लेकिन यहां बच्चों जैसे ही स्टेशनरी फेज आएगी, हम क्या करेंगे, इस वॉल को खोलेंगे और वॉल को खोल के ये पूरा का पूरा कल्चर मीडियम खाली कर देंगे। क्या किया हमने, सेल को रखा, कल्चर मीडियम को भरा, सेल को रखा, लेग लॉग स्टेशनरी फेज आई, जैसे स्टेशनरी आएगी पूरा खाली कर देंगे। तो एक बार कल्चर मीडियम लेते हैं, फिर पूरा का पूरा खाली कर देते हैं, सब कुछ खाली कर देते हैं इसमें। यह तो होता है बेच सिस्टम। कंटिन्यूअस में क्या होता है, अब समझिएगा। कंटिन्यूअस के अंदर क्या किया जाता है, यहां पर सबसे पहले कल्चर मीडियम भर दिया। अच्छा समझाने के लिए मैंने कह दिया 1000 लीटर यहां कल्चर मीडियम भर दिया, 1000 लीटर भर दिया। अब सेल को रखा,
स्टार्टिंग में तो यहां पे भी लेग्स आई, फिर लोग आई। ये सेल यहां पर ऐसे विभाजन करती जा रही है। ये यहां पर अभी सेल कौन सी अवस्था में है? लोग फेज, अभी लोग फेज में। ये लोग फेज में भी डिवाइड कर रही थी। अब बच्चों जैसे जैसे टाइम बीतेगा कल्चर मीडियम की गुणवत्ता कम होती जाएगी क्योंकि सेल यूज करती जा रही है। अच्छा, कल्चर मीडियम की गुणवत्ता कम हो गई तो यहां पर अब सेल मरने लगेगी, स्टेशनरी आएगी। लेकिन स्टेशनरी आने नहीं देना है। अभी सेल कौन सी फेज में? लोग में ही है। उसी टाइम क्या करेंगे? स्टेशनरी नहीं आने देना है। लोग में ही क्या करना है? वॉल को खोलेंगे और वॉल को खोलकर इसको पूरा नहीं कुछ खाली कर देंगे। जैसे यहां से 1000 लीटर में से 800 लीटर बाहर निकाल दिया। अभी भी यहां पर सिखाने के लिए 200 लीटर बचा के रखा। कितना बचा के रखा? 200। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर यह कल्चर मीडियम तो पुराना हो गया, लेकिन इसी के अंदर अब हम ताजा कल्चर माध्यम को भर दिया जाएगा। फ्रेश कल्चर मीडियम मिला दिया गया। बताओ सेल को कैसा कल्चर मीडियम मिल चुका है? फ्रेश। और अगर फ्रेश मिल गया तो यह सेल फिर से डिवाइड करती रहेगी। यह फिर से डिवाइड करती रहेगी। बताओ कौन सी अवस्था है? लोग ही है। स्टेशनरी आने नहीं देना है। अब यह सिस्टम बार बार चलता रहेगा। मतलब यहां से इसको पूरा खाली नहीं करेंगे, थोड़ा खाली करेंगे उतना फ्रेश मिलाएंगे, थोड़ा खाली करेंगे उतना फ्रेश मिलाएंगे, ताकि सेल हमेशा लोग फेस में रहे। सेल हमेशा लोग फेस में। लेग बस एक बार आई थी शुरुआत में, अब तो हर टाइम ये लोग में ही रहेगी। अच्छा, लोग में रखने का फायदा क्या? ये तेजी से डिवाइड करती रहेगी ताकि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। अब बताओ, यूज कल्चर मीडियम थोड़ा बाहर निकाल रहे उतना ही डालते जा रहे, फिर बाहर निकाल रहे फिर उतना ही डालते जा रहे। यह काम लगातार चल रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया सतत संवर्धन माध्यम। तो दो तरह के सिस्टम हो गए, बैच और कंटिन्यूअस। डिफरेंस समझ में आया? बैच में एक बार भरो पूरा खाली कर दो। यहां पूरा खाली नहीं करना है, थोड़ा खाली करना है और खाली करने के बाद फिर से फ्रेश कल्चर मीडियम भरते जाएंगे। लगातार चलता रहेगा, इसलिए इसको सतत कहते हैं। और सतत में सेल हमेशा कौन सी फेज में मेंटेन रहेगी? लोग। तो जो बातें मैंने आपको समझाई, अब इनके पॉइंट लिख लेते हैं। चाहे तो आप ये डायग्राम बना भी लिख सकते हो। बैच संवर्धन, इस संवर्धन में माध्यम केवल एक ही बार भरा जाता है, एक बार भरेंगे। इसमें लेग, लोग, स्टेशनरी सब आ जाएगा। अच्छा, इसमें इस संवर्धन में एक तरफ से प्रयुक्त माध्यम निकाला जाता है। प्रयुक्त मतलब जो उपयोग हो चुका है, उपयोग माध्यम निकाला जा चुका है, तथा दूसरी तरफ से ताजा माध्यम मिलाया जाता है। एक तरफ से उपयोग वाला निकालेंगे, फ्रेश मिलाते जाएंगे। इससे फायदा क्या है? इस संवर्धन में कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से हमेशा सक्रिय अवस्था, लोग फेज, एक्सपोनेंशियल प्रावस्था में रहती है। यह क्वेश्चन आता है। कंटिन्यूअस कल्चर लेने का फायदा सेल को लोग फेज में मेंटेन रखना। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेंगे, कंटिन्यूअस कल्चर क्यों लेते हैं? सेल को लेग में रखने के लिए। लेग नहीं, किस में रखना है? लोग में रखने के लिए। बात समझ में? तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो ये भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लो। तो दोनों तरह के कल्चर सिस्टम मैंने आपको समझा दिए। एनसीईआरटी में केवल एक लिखा है। यहां पर आकर बच्चों बायोटेक का पहला पार्ट, प्रिंसिपल वाला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। क्या क्या बता दिया उसमें? जीन को कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे होस्ट में डालते हैं, कैसे चयन करते हैं, कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाता है, ये सारी बातें हमने समझी है। मैंने इस चैप्टर में आपको कई डायग्राम बनाए। डायग्राम से बच्चों आप लोग डायग्राम सामने रखो, फिर एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करना, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके।